नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने स्टडी फ्लो की इक्वेशन पढ़ ली थी। स्टडी फ्लो की इक्वेशन के बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि हम थ्रू आउट थर्मल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पढ़ते हैं, बट उनको हम यहाँ भी देखते हैं कि क्या है वो स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस रखा गया है टरबाइन का। तो टरबाइन में आपको बस दो तीन पॉइंट याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ। टरबाइन में आपको याद रखना है कि एक एक्सपेंशन डिवाइस है, दूसरा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तीसरा तीसरा इसका सिंबल और इसका डायग्राम। तो टरबाइन क्योंकि एक एक्सपेंशन डिवाइस है तो इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि यहां से ऐसे दिखाते हैं हम इनलेट और यहां से दिखाते हैं हम एग्जिट। इस टरबाइन में लगी होती है शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं ब्लेड्स। जब इनलेट पे जो एनर्जी है, फ्लूइड के पास एनर्जी है, मास होगा फ्लूइड का इनलेट पे, मास फ्लो रेट एट एम आई। इस एम आई मास फ्लो रेट के पास होगी एच आई एंथैल्पी। ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी कह लो या फिर कह लो एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड। यही एनर्जी, यही जो एनर्जी है ये अपने आप को डिक्रीज करेगी और यहां से शाफ्ट शाफ्ट वर्क देती है, शाफ्ट वर्क। ठीक है। और कंट्रोल वॉल्यूम वर्क भी इसी को कहते हैं। दैट इज, अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम है तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में आपको दो इक्वेशन लगानी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम ई और एच ई। मास फ्लो रेट एम ई है एग्जिट का और एच ई है एग्जिट एंथैल्पी फ्लूइड की। तो इसमें आपको तीसरा पॉइंट है इसका ये डायग्राम। इसका डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि टरबाइन में एक शाफ्ट होती है और ब्लेड्स होते हैं। खैर मोटे मोटे तौर पे हमारे पास, ठीक है, पांच छह तरीके की टरबाइन है। ठीक है, चार मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक टरबाइंस हैं। चार मेन टाइप हाइड्रोलिक टरबाइंस चार है। और आपके पास दो, ठीक है, दो आपके पास पावर प्लांट की टरबाइन है जिनको आप स्टीम एंड गैस टरबाइन के नाम से जानते हो। स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन, इन चार की बात करूं तो सबसे जो मोस्ट फेमस टरबाइंस हैं पेल्टन, फ्रांसिस फ्रांसिस एंड कैप्लान एंड दिलावल। ठीक है, चार तरीके की ये फेमस हैं। ठीक है, कहने को ये दिलावल टरबाइन और पेल्टन टरबाइन आर सिमिलर मोस्ट। तो चार तरीके की हाइड्रोलिक टरबाइन है और दो तरीके की है हम पावर प्लांट में टरबाइंस पढ़ते हैं। इनको नाम दिया गया है स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हमारे सिलेबस में टोटल छह तरीके की टरबाइन हमारे को पढ़नी होती है। कहाँ पे पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते। ये चार तरीके की टरबाइन पढ़ी जाती हैं फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स में। और इन दोनों की स्टडी होती है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया टरबाइन के मामले में कि छह तरीके की ओवरऑल टरबाइन हमारे को बीटेक इंजीनियरिंग में पढ़नी है। दूसरा पॉइंट कि छयों की छयों टरबाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। सब, हर टरबाइन में एक शाफ्ट होगी, शाफ्ट के ऊपर माउंट होंगे ब्लेड्स, कोई ना कोई फ्लूइड आएगा, फ्लूइड एंटर करेगा। फ्लूइड एंट्री की वजह से इन ब्लेड्स पे फ्लूइड स्ट्राइक करेगा इन द सेंस कि ये ब्लेड घूमे और ये ब्लेड माउंट है शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट घूमेगी और यहां से आपको शाफ्ट घूमेगी, तो शाफ्ट घूमेगी तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा शाफ्ट वर्क। इसी को नाम दिया गया है कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क, कि कंट्रोल वॉल्यूम ने वर्क करा। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं? कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है ओपन सिस्टम, जहां पे मास का भी इंटरेक्शन है और एनर्जी का भी इंटरेक्शन है।
मास का कैसे इंटरेक्शन है कि इस कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूइड घुसा और फ्लूइड यहां से निकलेगा भी, फ्लूइड एग्जिट। ठीक है, इस तरीके के स्पेशल केस को टरबाइन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसका सिंबल ये है, ठीक है, करेक्ट सिंबल ये दिखाते हैं हम। और ये क्या है टरबाइन? टरबाइन एक एक्सपेंशन डिवाइस है, फ्लूइड को एक्सपेंड करा देती है, फ्लूइड को एक्सपेंड कराती है और वर्क उसमें से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस। वो सारी बातें बात की बातें हैं। according to the design of the blades according to the design of the blades and entry of the fluid and exit of the fluid, entry, design of blade एंड एग्जिट, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ द टरबाइन। तो ये 6 तरीके की टरबाइन बांटी गई है कि कैसी एंट्री है, डिजाइन क्या है ब्लेड्स का, और एग्जिट कैसी है। तो इन बेसिस पे हम 6 तरीके की टरबाइन पढ़ते हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा एक एक पॉइंट। एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि टरबाइन होती क्या है, तो आपको टरबाइन समझ में आ गया होगा। सो मैं एक्स्ट्रा सारे टर्म्स मिटा रहा हूं। ये इनलेट प्रॉपर्टीज हैं और ये एग्जिट प्रॉपर्टीज हैं। आपको याद रखना है एक्सपेंशन डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इसका सिंबल, फिर इसकी अजम्पशंस याद रखनी है आपको। क्या अजम्पशंस हैं? अजम्पशंस हैं, पहली अजम्पशन है नो हीट इंटरेक्शन अक्रॉस कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री। साधारण भाषा में, ना आप इस टरबाइन को हीट देते हो और ना हीट निकलती है। क्या हीट नहीं निकलती? इसको आप इंसुलेट कर देते हो इस तरीके से कि ये हीट लॉस ना करे एनवायरनमेंट में। इस तरीके से आप इसको इंसुलेट करते हो। उसका भी पर्पस है, इंसुलेशन का क्या पर्पस है, बात की बातें हैं। 100% इंसुलेशन हो सकती है नहीं, कुछ ना कुछ लीकेज होती है, लेकिन इसीलिए ये हमारी अजम्पशन है नो हीट इंटरेक्शन अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री। सेकंड आपको दिमाग में ये रखना है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेक्टेड। इसका मतलब है ये जो सी आई से फ्लूइड घुसेगा और सी ई से फ्लूइड निकलेगा, सी आई की स्पीड से फ्लूइड घुसेगा और सी ई से निकलेगा। और ये मान लो कि Z1 डेटम से Z1 या फिर जेड आई हाइट पे एंट्री हुई है और डेटम से जेड ई हाइट पे एग्जिट हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज को अगर जीरो होना है तो सी आई इज इक्वल्स टू सी ई मानते हैं हम, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को जीरो होना है तो हम मानते हैं जेड आई इज इक्वल्स टू जेड ई, ताकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज और काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन में आपके पास एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई टू जी जेड आई प्लस क्यू कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एच ई प्लस सी ई का स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई प्लस डब्लू कंट्रोल वॉल्यूम। देखो ये इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, इसके साथ हमने यूनिट की बात करी थी। तो इस इक्वेशन को लिखते समय आप हर बार यहाँ पे 2000 लिखा करो, 2000, और यहाँ पे 1000, ये 1000। आपको ये याद कर लेना है ताकि लिखो ही इस तरीके से कि गलती ना हो बाद में। मैं बता चुका हूँ कि ये 2000 और 1000 क्यों आया है, आपको पता है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे काट देना है, चेंज इन, ठीक है, इसको इससे काट देना है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो है, हीट इंटरेक्शन अक्रॉस द बाउंड्री जीरो है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन आपकी मिल जाएगी एच आई इज इक्वल्स टू एच ई प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज इक्वल्स टू एच आई माइनस एच ई, किलो जूल्स पर के जी। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। यहाँ से एक चीज कान खोल के आप सुन लो, समझ लो कि ये टरबाइन है, एग्जिट और इनलेट, इसने, इस शाफ्ट थी, इसने घूमा, कुछ वर्क करा, ठीक है, इसको ही कंट्रोल वॉल्यूम वर्क और शाफ्ट वर्क कहते हैं।
मुझे बस ये बताना है आपको कि ऑन द on the cost of enthalpy on the cost of inlet enthalpy on the cost of inlet enthalpy the work has been produced by the turbine. एंथैल्पी ड्रॉप हुई है HI से लेके HE तक. एंथैल्पी मतलब इनलेट फ्लूइड मान लो 500 किलो जूल्स पर केजी की एंथैल्पी से एंटर हुआ और 200 किलो जूल्स पर केजी की एंथैल्पी से एग्जिट हुआ, तो इसका मतलब इसने 300 किलो जूल्स पर केजी का शाफ्ट वर्क दिया. तो ऑन द ड्रॉप ऑफ या फिर ऑन द कॉस्ट ऑफ एंथैल्पी शाफ्ट वर्क हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द टरबाइन. ये आपको बस ऐसे याद रखना है या फिर लिख लेना है अभी. ठीक है, बस लिख लो और उसको जब हम टरबाइन पढ़ेंगे तो आपको वो चीज ध्यान आ जाएगी. सेकंड है कंप्रेसर. कंप्रेसर में सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम से हीट ट्रांसफर जीरो. कंप्रेसर में भी कंट्रोल वॉल्यूम से हीट ट्रांसफर जीरो होगा. कंप्रेसर का काम क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करना. तो ये कंप्रेसिंग डिवाइस है. कंप्रेसिंग डिवाइस. ठीक है, तो इसका सिंबल आपको याद रखना है. अगेन इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से. यह है कंप्रेसर. सी. सी मींस कंप्रेसर. कंप्रेसर में कंप्रेस होती है. तो ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, ये क्रॉस सेक्शन, एक ये क्रॉस सेक्शन, एक ये क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आपकी घट रहा है, ये क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहे हैं. तो कंप्रेसर का मतलब है कि कंप्रेस करना है. तो आप इस सिंबल को इसीलिए चूज करा गया है. और टरबाइन में क्या होता है? ये देखो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है, टरबाइन एक्सपेंड करती है, वॉल्यूम बढ़ा रही है. कंप्रेसर वॉल्यूम घटा रही है या फिर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है ना. तो ये इस तरीके से इसका सिंबल डिजाइन है. ये इनलेट प्रॉपर्टी है, ये एग्जिट प्रॉपर्टी है. तो कंप्रेसर को आप वर्क देते हो, ये आपको पता है. घर में फ्रिज में एसी में आपके कंप्रेसर लगा होता है, उसको आप ठीक है इलेक्ट्रिक वर्क देते हो. तो कंप्रेसर में वर्क दिया जाता है. वर्क गिवन टू अ कंट्रोल वॉल्यूम. ठीक है, आप इसकी अब वो लिखोगे, क्या लिखोगे? एस एफ ई एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई प्लस क्यू सी वी इज इक्वल टू एच ई प्लस सी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई प्लस डब्ल्यू सी वी. काइनेटिक एनर्जी थर्ड पॉइंट इसमें भी है कि डेल्टा के ई एंड डेल्टा पी ई आर जीरो. काटो इसको, इसको भी काटो. कंट्रोल वॉल्यूम से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. कंप्रेसर नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. देखो तो यहाँ से क्या आएगा? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू आएगा आपका एच आई माइनस एच ई. अगर आप ऐसे ले रहे हो तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव आंसर आएगा. आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. या तो फॉर्मूले से आप जाओगे तो नेगेटिव आएगा, आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव. क्यों आएगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एनर्जी इनलेट हो रही है वो एच आई हो रही है, फिर एच आई में ये डब्ल्यू सी वी वर्क जुड़ा. डब्ल्यू सी वी वर्क जुड़ा, सिस्टम में दो चीज एंटर हुई और निकली क्या? सिर्फ एक चीज निकली, एच ई. इसका मतलब एच ई इज इज इक्वल्स टू एच आई प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क होना चाहिए. ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपका क्या आ रहा है आंसर कि कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू एच आई माइनस एच ई. ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से आप सॉल्व करो, आंसर आएगा नेगेटिव. फॉर श्योर आंसर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है, कान खोल के सुन लो, स्किप मत करना इस वीडियो को बिल्कुल भी. ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है कंप्रेशन वर्क, इसका मतलब होता है एक्सपेंशन वर्क. नेगेटिव वर्क को आप दिखाते हो अगर कंट्रोल वॉल्यूम की बात हो रही है. कंट्रोल वॉल्यूम का जो वर्क होगा या फिर ओपन सिस्टम का जो वर्क होगा, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी. एक्सपेंशन वर्क, वर्क एक्सपेंशन इन ओपन सिस्टम में जो एक्सपेंशन होगा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, माइनस वीडीपी. इससे कैलकुलेट कर लो, इससे कैलकुलेट कर लो. फॉर कंप्रेसर
कंप्रेसर के लिए आप इससे कैलकुलेट कर लो, और कंट्रोल वॉल्यूम वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू एच ई माइनस एच आई, इससे कैलकुलेट कर लो, सेम आएगा। ऐसे ही टरबाइन का वर्क आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है टरबाइन में, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, या फिर एच आई माइनस एच ई कैलकुलेट करोगे, सेम आएगा। आप नहीं करोगे, अब बटन नहीं लाना कि मैं करूं बोल दिया तो मैं करूं, नहीं, आप थोड़ा ना इस फॉर्मूले को यूज करोगे ना इसको यूज करोगे, मैं कराऊंगा, जितना मैं कराऊंगा उतना ही करना है, ठीक है, बता रहा हूं लेकिन अभी से कि आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, मैं कराऊंगा, यूज करना मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा कैसे यूज करना है, लेकिन आपको बस दिमाग में रखना है अभी तो इन चीजों को। कंप्रेसर की बात हो गई, टरबाइन की बात हो गई। अच्छा, ये तो क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। चलो, तीसरी बात कर लेता हूं मैं आपसे के लिए, कंप्रेसर टरबाइन नोजल। नोजल आपको पता होनी चाहिए, नोजल का काम क्या होता है। नोजल का काम होता है टू इंक्रीज वेलोसिटी, ठीक है। ऐसी, एक सेकेंड, कंप्रेसर का काम क्या होता है, टू इंक्रीज प्रेशर, और टरबाइन का क्या काम होता है, टरबाइन का लिख लेना ब्रैकेट में आप, टरबाइन का काम होता है टू गिव शाफ्ट वर्क। टरबाइन का काम ही है कि शाफ्ट वर्क प्रोड्यूस करे, कंप्रेसर का काम है कि प्रेशर इंक्रीज करे, और नोजल का काम है कि वेलोसिटी इंक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करनी है। और नोजल का फिर आपको फिगर पता होना चाहिए, डायग्राम क्या होता है नोजल का, अभी बताता हूं मैं। नोजल के अक्रॉस भी आपको मानना है कि हीट ट्रांसफर जीरो होगा, नोजल के अक्रॉस भी आपको हीट ट्रांसफर जीरो लेना है, और नोजल का सिंबल याद रखना है, सिंबल, सिंबल ये है नोजल का। नोजल इस तरीके से बनती है, किसका सिंबल है ये कंप्रेसर का सिंबल है, कंप्रेसर जैसी नोजल बनती है लेकिन थोड़ी सी लंबी बनाई जाती है। आपको इनलेट पे ऐसे दिखाना है कि ये इनलेट हुआ, ये जो एरिया होगा, ये रेक्टेंगुलर नोजल है, ठीक है, ये सर्कुलर नोजल भी हो सकती थी, ये रेक्टेंगुलर नोजल है। ये जो एरिया होगा, ये होता है इसमें एरिया ऑफ इनलेट, ये होता है इसमें एरिया ऑफ एग्जिट। यहाँ पे आपका रो वन से एंट्री होगी गैस की, और रो टू से एग्जिट होगी, गैस है अगर तो, लिक्विड है तो रो वन मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। सी आई स्पीड से एंट्री होगी और सी ई स्पीड से एग्जिट होगी, इतना क्लियर है। इसका एरिया क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका ए सॉरी इसकी स्पीड क्यों बढ़ती है, टू इंक्रीज वेलोसिटी वी यूज नोजल। इसकी स्पीड क्यों बढ़ती है, ये आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन कह लो, या फिर मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन से दिखा देता हूं मैं। रो वन ए वन सी वन इज इक्वल्स टू रो टू, इसको लिख लो आई आई आई, रो टू ए ई, रो ई ए ई सी ई, if रो आई इज इक्वल्स टू रो ई, रो आई इक्वल्स टू रो ई, तो ए आई सी आई इज इक्वल्स टू ए ई सी ई। आप देख सकते हो ये जो इनलेट एरिया है, ए आई इज ग्रेटर देन ए ई, दैट इज सी आई इज लेस देन सी ई, सी आई इज लेस देन सी ई। इसका मतलब है कि जो एग्जिट वेलोसिटी है ये बहुत ज्यादा होने वाली है, इनलेट वेलोसिटी कम होगी, एग्जिट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो नोजल का काम होता है टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अब कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है उसको कौन कैलकुलेट करके देगा, एस एफ ई ई। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे एच आई प्लस सी आई का स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस जीरो होंगे, प्लस क्यू कंट्रोल वॉल्यूम से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना, तो इज इक्वल्स टू एच ई प्लस सी ई का स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे लगा लो आप 2000। क्लियर है इमेज। तो आप यहाँ से लिख सकते हो सीई का स्क्वायर अपॉन 2000 इज इक्वल्स टू एच आई माइनस एच ई प्लस सी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। क्वेश्चन में वही चीज कंटिन्यू हो रही है, इफ इन क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको आप, यहाँ पे आओ,
if in question CI is not given, टेक CI इज इक्वल टू जीरो। कैलकुलेट नहीं करेगा कोई भी CI को, CI को तुरंत जीरो में ले लो अगर CI गिवन नहीं है तो। किसके केस की बात हो रही है? नोजल के में। नोजल में क्या होता है कि स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो CE is far greater than CI, तो समटाइम्स वी नेग्लेक्ट CI की वैल्यू हम नेग्लेक्ट करते हैं। इक्वेशन क्या बनी थी? CE का स्क्वायर अपॉन 2000 इज इक्वल्स टू HI माइनस HE प्लस CI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000। इफ इट इज नेग्लेक्टेड देन इट इज जीरो, तो CE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 HI माइनस HE, और CE क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2000 HI माइनस HE। इसको मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ये आएगी, जहां पे इसको आपको रखना है किलो जूल्स पर केजी में, यूनिट की गड़बड़ी नहीं करना है, किलो जूल्स पर केजी में। क्लियर हो गया आपको? क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट क्लियर है? तो ये बात होती है नोजल की। ऐसे ही एक चौथा है आपका डिफ्यूजर, ये लास्ट है बस। डिफ्यूजर में आपका शेप होती है ये कौन सी शेप है? टरबाइन वाली शेप है, लेकिन ये बड़ी, थोड़ी सी लंबी शेप बनाई गई है, तो इसको नाम दिया गया है डिफ्यूजर का। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे एक एरिया होगा, ये एरिया होगा, इनलेट एरिया, और ये एग्जिट एरिया, AE AI। तो एज AI इज लेस देन AE, तो CI इज ग्रेटर देन CE। इसका मतलब इस केस में जो एग्जिट वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू CI। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी? HI प्लस CI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू HE प्लस CE का स्क्वायर ओवर 2000। इस इक्वेशन का आपको यूज करना है डिफ्यूजर के लिए। फाइनल चीज आपको एक फाइनल चीज बताऊं मैं। ओके, ये डिफ्यूजर की इक्वेशन है, ये आपने नोजल के लिए डिराइव करी थी। इन इक्वेशंस को याद मत करना, गलती से भी याद करने की कोशिश मत करना। हम ओरिजिनल इक्वेशन यूज करेंगे, हम ऐसी ओरिजिनल इक्वेशन यूज करेंगे, उसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन याद नहीं करोगे, आपको बस SF ही याद होनी चाहिए। ये चार फॉर्मूले इसलिए लिखाए हैं ताकि पता हो कौन सा ठीक है डिवाइस क्या काम करता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो में एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम की कांस्टेंट थी, अनस्टडी फ्लो में एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। 5 मिनट आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम की ये इनलेट है और ये एग्जिट है। जस्ट टेक ए एग्जांपल ऑफ अ बैंक अकाउंट। इनिशियली this account has 100 rupees. If someone deposit 5 rupees per day या फिर per second, 5 rupees per second is someone is depositing 5 rupees per second, and someone is withdrawing 5 rupees per second। 5 रुपए पर सेकंड डालोगे, 5 रुपए पर सेकंड निकालोगे, तो ये 100 रुपए का जो बैलेंस है ये मेंटेन्ड रहेगा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। इफ
if the total energy at inlet and total energy at outlet, energy inlet is equals to energy outlet, then energy of control volume is constant. कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी को मैंने ई से शो कर रहा हूं, ई से, ई सी वी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ई सी वी, and the mass of the control volume. In the similar fashion, if the mass at inlet is equals to mass at outlet, then control volume mass is also constant. If mass at inlet is equals to mass at exit, तो कंट्रोल वॉल्यूम का मास तो कांस्टेंट ही हो गया. ये कहानी होती थी स्टडी फ्लो में. स्टडी फ्लो का मतलब होता था कि एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट. इस कंडीशन के हिसाब से जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी एग्जिट होगी. ये हमने पढ़ा था. कहाँ पे पढ़ा था? स्टडी फ्लो में. यहाँ पे होगा ऐसा नहीं, ये अनस्टडी फ्लो है. अनस्टडी फ्लो में आपको पढ़ना होगा कि एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट. सी in there are two types of system: control mass and control volume. Study of change in properties plus energy interaction across the boundary of system. ये क्या लिखा है? चेंज इन प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी इंटरेक्शन अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम. एनर्जी इंटरेक्शन दो तरीके से होगा, वर्क की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में, या फिर दोनों की फॉर्म में, हीट और वर्क बोथ. इसी की स्टडी को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स. द कंबाइंड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, द कंबाइंड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी इंटरेक्शन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. हमारे सिलेबस में कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास, ये सिंपल सिंपल दो सिस्टम मान के हमने एनालिसिस करते हैं. कंट्रोल मास का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, इसको अब छेड़ेंगे नहीं, कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चंस. कंट्रोल वॉल्यूम में हमने समझा था कि अगर स्टडी स्टेट है किसकी? कंट्रोल वॉल्यूम की, तो एनर्जी एंड मास of control volume will not change. Therefore, energy inlet is equals to energy outlet and mass inlet, mass flow rate at inlet is equals to mass flow rate at outlet. कल करा था कि नहीं करा था? इससे क्या आया था? वही एच आई प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू एच ई प्लस वही काइनेटिक है. यहाँ पे वो लिखते हो आप C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम प्लस CE का स्क्वायर/2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम प्लस GZ2. ये इक्वेशन आई थी. ये क्या थी? एनर्जी एट इनलेट. ये क्या थी? एनर्जी एट आउटलेट. एनर्जी एट इनलेट में आपको मास एट इनलेट, मास फ्लो रेट एट इनलेट का मल्टीप्लाई करना था, और एनर्जी एट आउटलेट में भी आपको मास फ्लो रेट एट एग्जिट का मल्टीप्लाई करना था. तो आती ना टोटल एनर्जी एट इनलेट एंड टोटल एनर्जी एट आउटलेट. बट एम इन और एम आउट भी सेम थे, इसीलिए इससे ये कट गया था, तो ये इक्वेशन बन गई थी आपकी. आपको ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पहले ही. तो ये कहानी होती है स्टडी स्टेट की. तो हमारे सिलेबस में कंट्रोल मास था, स्टडी कंप्लीट हो चुकी है कंट्रोल मास की. कंट्रोल वॉल्यूम में दो केस हैं कि स्टडी स्टेट है कंट्रोल वॉल्यूम की और दूसरी अनस्टडी स्टेट है कंट्रोल वॉल्यूम की. स्टडी स्टेट कंप्लीट हो चुकी है. आज का टॉपिक है अनस्टडी स्टेट, अनस्टडी स्टेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी इंटरेक्शन को कैलकुलेट करना. थर्मोडायनेमिक्स का काम ही वही है, प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करो सिस्टम की और एनर्जी इंटरेक्शन कैलकुलेट करो.
स्टडी स्टेट के लिए ये काम कर लिया था, आज करना है अनस्टडी स्टेट के लिए, सिंपल। सो see my friends, this is the diagram, this is the inlet and this is the exit. Now I am writing the symbols for each and everything. I and E. Subscript I and E are used for inlet and exit properties of flowing fluid. जो कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, पूरा लिख लो, flowing fluid which is entering and leaving the control volume. I और E से वो दिखाया जाएगा, पहला। दूसरा, वन, वन शो करेगा, जो सबस्क्रिप्ट वन है वो शो करेगा इनिशियल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, और टू शो करेगा फाइनल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। इनिशियल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? अगर इनिशियल कंडीशन का मतलब है, यहां पे लगा लो आप एक वॉल्व, ठीक है, ये वॉल्व, अभी वॉल्व बंद है, ना फ्लूइड एंटर हो रहा है ना एग्जिट हो रहा है, तो इनिशियली लेट्स से, इनिशियली जब, कब, जब कुछ एंटर नहीं हुआ और कुछ निकला नहीं, तो इनिशियली उसको कहते हैं इनिशियली, कुछ नहीं था जब, तो इनिशियली द स्टेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज वन। When this valve is opened in the manner that fluid is coming and some fluid is leaving from the control volume, then in that process the state of the control volume is being changed from state 1 to the state 2. The state of the control volume will change only when the inlet condition and outlet condition are not same. That means unsteady flow. For unsteady flow only, the state of the control volume will change. So, in thermal science, during the state change, during the state change of the process, what is the energy interaction across the boundary of this control volume? In सुनो, दोबारा सुनो, in thermal science हमारे दो मकसद हैं कि स्टेट चेंज के दौरान जो बाउंड्री है उससे जो एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, प्लस सिस्टम की प्रॉपर्टी में जो चेंज आया, उसकी कैलकुलेशन करवाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो एम क्या है इस टॉपिक का? एम है कि आपको इस कंट्रोल वॉल्यूम के अक्रॉस जो एनर्जीज का इंटरेक्शन है, प्लस इस कंट्रोल वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टी चेंज हुई है, उसको कैलकुलेट करके बता दो, एम खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, I have assumed I am deriving a generalized equation, and from that generalized equation different equations can be produced, just like the steady flow energy equation. So I am assuming that I am giving the heat to the control volume during the state change from 1 to 2, and during the state change of the control volume from state 1 to state 2, I am getting WCV amount of control volume. During the state change of the control volume, during the state change of the control volume, I am giving the heat, and that heat is QCV. QCV denotes
heat given to the control volume. WCV denotes work done by the control volume. This work, इसको मैं आपको ठीक है थोड़ा फीलिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये सिस्टम मेरा टरबाइन होता, बाई चांस अगर ये सिस्टम मेरा टरबाइन होता, तो मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क को शाफ्ट वर्क कहता। ठीक है, अगर यही सिस्टम मेरा कंप्रेसर होता तो मैं कहता कि WCV इसमें इनपुट है। अगर ये कंप्रेसर होता तो मैं कहता WCV इसमें इनपुट है। कंप्रेसर में आप वर्क देते हो तो मैं कहता कि WCV इसमें इनपुट है, तो शाफ्ट वर्क इनपुट हो जाता। अभी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आप देखने वाले हो, उसके बिहाफ पे मैं कुछ स्पेशल केस लिखा दूंगा, तो आपको ये समझ में आता है इसकी स्टेट चेंज हो रही है, और इसकी स्टेट चेंज की जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी सिस्टम की, उनको स्टडी करना है अब हमें। तो एक आपको ये समझ में आता है कि टोटल एनर्जी इन पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, जो एनर्जी यहाँ पे इन हुई इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट पर सेकेंड, एनर्जी आउट पर सेकेंड। अगर ये होता तो क्या होता है, स्टडी स्टेट, लेकिन ऐसा है नहीं है। क्या नहीं है कि एनर्जी जितनी इन हो रही है वो इस कंट्रोल वॉल्यूम में जाके स्टोर हो रही है, स्टोर हो रही है या फिर कह लो एक्यूमुलेट हो रही है। तो यहां पे लिखा जाएगा DE/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। एनर्जी मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, 5 रुपए दिए, और 5 रुपए पर सेकेंड आप डाल रहे हो, और 3 रुपए पर सेकेंड, 3 रुपए पर सेकेंड निकल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 2 रुपए पर सेकेंड, 2 रुपए पर सेकेंड मेरे अकाउंट में स्टोर हो रहे हैं। तो ये 2 रुपए पर सेकेंड क्या है, मनी दैट इज एक्यूमुलेटिंग इन माय अकाउंट। तो ऐसे ही एनर्जी इन प्लस एनर्जी आउट प्लस DE/dt ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Conservation of energy. So I can say energy, so I can say that the amount of energy that is being accumulated in the control volume is equals to the energy which is entering per second minus energy leaving or energy at exit per second. Now expand this equation. Okay, some of the students may have doubt that this what this dot is representing. So my dear friends, if I write DE/dt of control volume, so this is nothing but DE dot of control volume. So per second चीज को dt को just represent ना करना पड़े, पर सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट ना करना पड़े, इसीलिए आप डॉट का इस्तेमाल करते हो। ओके, एक रिप्रेजेंटेशन है ये। इस टर्म को DE डॉट लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, DE डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं, जस्ट DE/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट आर द एनर्जीज विच आर इनकमिंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम। सो MI/HI, ये एनर्जी, जो भी मास एंटर होता है तो वो अपने साथ एंथैल्पी लेकर आता है, फॉर श्योर मैंने लिख दिया, प्लस QCV अमाउंट ऑफ आप हीट उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूरा लिख लो आप, MI/CI का स्क्वायर बाय 2, ये एंटर हुई है काइनेटिक एनर्जी, प्लस MIGZ1। दीज आर द टोटल एनर्जीज जो कि एंटर हुई हैं। MI और MI को मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं इसका MI से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉल QCV, स्पेसिफिक हीट। स्मॉल QCV इज टोटल हीट विच इज गिवन टू द कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट पर केजी
mass flow rate per kg mass flow rate at inlet of the control volume. ये क्या है? QCV is the heat. QCV की यूनिट क्या है? किलो जूल्स पर सेकेंड. ये है heat which is entering per second to the control volume. Per unit mass of the fluid entering in the control volume. इसकी यूनिट क्या है? kg per second. सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया. kg पर किलो जूल्स पर kg. तो QCV की यूनिट है किलो जूल्स पर kg. सबकी यूनिट, इसकी यूनिट भी किलो जूल्स पर kg. सबकी यूनिट किलो जूल्स पर kg है इस वक्त. नाउ फॉर श्योर आपको यहाँ पे 2000 लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि इनकी यूनिट्स भी किलो जूल्स पर केजी में कन्वर्ट हो जाए. माइनस ऐसे ही मैं एम ई डॉट कॉमन ले लेता हूं तो क्या क्या बचेगा? एच ई प्लस सी ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस जी जेड ई डिवाइडेड बाय 1000 प्लस डब्ल्यू सी वी. WCV क्या है? स्पेसिफिक वर्क. स्पेसिफिक वर्क. WCV को आप डिनोट कर सकते हो कि वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट मास फ्लो रेट एट एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम. ये इसकी डेफिनेशन है स्मॉल WCV की. और स्मॉल QCV की क्या है? यहाँ पे वर्क की जगह आएगा हीट. हीट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट मास फ्लो रेट एट इनलेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम. दैट्स इट. तो ये इक्वेशन आपकी डेवलप हो गई. अच्छा ये मैं रब कर रहा हूं, आप लिख लेना खुद से. So this is the equation that you have to remember. Don't worry, don't worry. It looks ठीक है, ज्यादा बड़ी दिख रही है लेकिन है नहीं. Now, my dear friends, I have already told you that E. What is E? E is the DE. DE जो है इस E की बात कर रहा हूं. If E of control volume, that is the total energy of control volume. I have already told you the total energy of a system is denoted by E, and E is nothing but summation of macro plus summation of microscopic energy. What is microscopic energy? The summation of microscopic energy is the internal energy itself. So summation of microscopic energy is internal energy. Summation of macroscopic energy is delta ke plus potential energy. ये आपको पहले से बता चुका हूं मैं. So my dear friends, if kinetic energy changes and potential energy changes are neglected, then I can say dE by dt. ये इक्वेशन अभी आप नहीं लिखोगे, मेरे को लिखने दो, फिर उसमें क्रॉस मारूंगा, उसके बाद आप लिखना. इज इक्वल्स टू एम आई एच आई प्लस क्यू सी वी माइनस एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू सी वी. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो उनके टर्म्स हटा दो आप सिंपल बेसिस पे. When kinetic energy changes and potential energy changes are neglected, then the total energy accumulated, इसको आप total energy accumulated per second थी ना, तो ये क्या हो जाएगी? total internal energy accumulated. total energy ये क्या थी? total energy accumulated in the control volume. but kinetic energy change और potential energy change neglected. macroscopic energy अब उसमें नहीं रही, तो ये क्या बन गई? ये बन गई, see here, just the last time I am drawing this diagram. There are several types of energies which are entering: kinetic energy, potential energy, okay, enthalpy, and leaving kinetic energy, potential energy, and enthalpy. If that kinetic energy changes are neglected, kinetic energy changes are neglected,
10 टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए लिख रहा हूं मैं। स्किप मत करना, ये मत सोचना ये तो हमें पता है, बार बार नहीं सुनना, नहीं सुनो इसको। स्किप एक सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते इस वक्त आप। If kinetic energy changes are neglected, then does the kinetic energy of this control volume will change? No. So अगर मैं डेल्टा ई टी लिखूंगा तो डेल्टा के, ये क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी जितनी घुसी और उतनी ही निकली, तो अगर मैं चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम लिखना चाहता हूं, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम लिखना चाहता हूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, तो कंट्रोल वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, तो वो हो गई जीरो। प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी चेंजेस जीरो नेग्लेक्टेड हैं अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी, कंट्रोल वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, बट इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। हाँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करा गया है, ये मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है, तो सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। सिस्टम स्टेट वन पे था और स्टेट टू पे है, यहाँ पे भी अगर मैक्रोस्कोपिक एनर्जी अगर m1 है, मतलब m है, द समेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनर्जी इज m हियर, तो यहाँ पे भी समेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनर्जी m है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, आपको चेंज इन द प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है, चेंज इन द प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है, तो आप इसको तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। क्या चेंज आया है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट वन से लेके स्टेट टू में कौन गया, कंट्रोल वॉल्यूम, कौन गया, कंट्रोल वॉल्यूम। वन किसके लिए यूज करा गया है, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। इस चेंज के दौरान सिस्टम की कंट्रोल वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी U1 से लेके U2 तक हो गई। क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ U1 माइनस U2 माइनस U1 कैलकुलेट करने में, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। आ जाओ, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखना इस चीज को। क्रिटिकल पॉइंट यहीं पे है, बस यही जो दो चार चीजें आपको फिर समझ में नहीं आती, फिर क्वेश्चन देख के आप हाय तौबा मचाते हो। सो सो डीई बाई डी टी अब चेंज हो चुका है डी यू बाई डी टी में, दैट विल बी कंट्रोल वॉल्यूम की इज इक्वल्स टू एम आई एच आई प्लस क्यू सी वी माइनस एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू सी वी। ये इक्वेशन आपने डेवलप कर ली, चुपचाप इसका नामकरण कर दो वन, दैट्स इट। नेक्स्ट आप यूज करने वाले हो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। This is the inlet and this is the exit. If mi mass is entering per second and me dot mass is leaving per second, then what will be the, अगर ये वही है कि 5 kg पर सेकंड इसमें एंटर हो रहा है और 3 kg पर सेकंड सिस्टम में से लीव हो रहा है, तो इसका मतलब 2 kg पर सेकंड इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा होगा। यस, इट इज करेक्ट। दैट मीन्स द मास dm by dt, dm by dt of control volume, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास accumulated per second inside the control volume is dm by dt। कितना accumulate हो रहा है, which is जितना एंटर हुआ माइनस जितना लीव हो गया, इतना accumulate हो जाएगा भैया। क्लियर है आपको? तो ये इक्वेशन, बस ये इक्वेशन यहीं पे खत्म, ये इक्वेशन यहीं पे खत्म है। तो ये एम ई डॉट, तो ये क्या दिखा रही है, कंजर्वेशन ऑफ मास को। सो चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? हाँ,
अब देखो आपके पास क्या है हाथ में, आपके हाथ में है कंजर्वेशन ऑफ मास। सब भूल जाओ, आपको बस ये याद रखना है dm/dt of control volume is equals to mi dot minus me dot। चुपचाप सुनते जाओ, अभी स्किप मत कर देना इस चीज को। of the control volume is equals to mi hi plus qcv minus me he plus wcv। आपको ये क्वेश्चन याद हो गई? हाँ जी हो गई। ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम था कि इनलेट है, इनलेट पे प्रॉपर्टीज आई हैं और आउटलेट पे प्रॉपर्टीज ई हैं। स्टेट चेंज हो रही है सिस्टम की 1 से लेके 2 तक। चुपचाप सुनना है अब आपको। अगर मैं कहूं कि जो इनलेट प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एम आई डॉट इज कॉन्स्टेंट, एम आई डॉट इज कॉन्स्टेंट मतलब 5 kg/सेकेंड। मैंने देखा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक टाइम, 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक। तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1 सेकेंड की। देखो सुनो, बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। मैंने 1 सेकेंड के लिए देखा तो मैंने ये महसूस करा कि 5 किलो मास इसमें एंटर कर चुका है। फिर मैंने टी इज टू 10 सेकेंड पे बैठा और टी इज टू 10 सेकेंड से लेके 11 सेकेंड तक मतलब 1 सेकेंड तक मैंने ऑब्जर्व करा। फिर मैंने देखा कि सेम 5 किलो मास 1 सेकेंड में एंटर करा है। इसका मतलब समय के साथ प्रॉपर्टीज बदल नहीं रही हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग। इसका मतलब है एम आई डॉट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, एम आई डॉट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, एम ई डॉट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से एक ये अजम्पशन लगाई गई है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं अजम्पशन प्रॉपर्टीज एट, ये मिटा रहा हूं मैं अभी, इनलेट एंड exit of control volume are not changing with respect to time। ये एक assumption लगा दी गई कि चेंज नहीं हो रही। 5 kg/सेकेंड एंटर हो रहा है और 3 kg/सेकेंड, 3 kg, 5 kg/सेकेंड एंटर हुआ और 3 kg/सेकेंड लीव हुआ, तो 2 kg/सेकेंड स्टोर हो गया। तो 5 kg/सेकेंड फिक्स है और 2 kg/सेकेंड स्टोर होगा। हर सेकंड 2 kg ही स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि अभी 2 kg हो रहा है फिर 3 kg स्टोर होने लगे, नहीं। फिक्स एक्यूमुलेशन, एनर्जी का एक्यूमुलेशन, मास का एक्यूमुलेशन फिक्स हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर प्रॉपर्टीज एट इनलेट एंड एग्जिट वो फिक्स हो जाए टाइम के साथ, तो एक्यूमुलेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। that means my dear friends, that means this and this entering mass and leaving mass is no more a function of temperature। no more का है, no more। अब ये फंक्शन टेम्परेचर, वो क्या कह रहा हूं मैं, टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। तो dm/dt भी ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dm इज इक्वल्स टू एम आई डी टी प्लस माइनस एम ई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम। इसको इंटीग्रेट करो, डीएम को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा? सिंपल सिंपल मिलेगा आपको m2 - m1, m2 - m1। एम आई डी टी को इसको इंटीग्रेट करो, एम आई इज कॉन्स्टेंट, एम आई इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एम आई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा? 1। तो क्या मिलेगा? एम आई माइनस एम ई। सो यहां से मेरे को एक चीज पॉइंट सीखने को मिल गया कि फाइनल टोटल मास, ये पर सेकंड हट चुका है अब इस पे से, फाइनल टोटल मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस इनिशियल टोटल मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम
is equals to total mass which has entered in the control volume minus total mass which has exited from the control volume. That's it. So ये आपकी नई इक्वेशन डेवलप हो चुकी है अजम्पशन लगाने के बाद. नेक्स्ट इसमें भी लगाओ अजम्पशन, सेम अजम्पशन इसमें लगेगी. तो क्या है, du बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एम आई डॉट एच आई प्लस क्यू सी वी माइनस एम ई डॉट एच ई प्लस डब्ल्यू सी वी. डी टी को उधर ले जाके इंटीग्रेट कर दो. डी यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एम आई एच आई प्लस क्यू सी वी माइनस एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू सी वी इंटू डी टी. इंटीग्रेट इंटीग्रेट इसको क्या लिखोगे, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम. कंट्रोल वॉल्यूम लिख रहा था मैं यहाँ पे, लेकिन अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम लिख नहीं रहा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सबस्क्रिप्ट 2 एंड सबस्क्रिप्ट 1 आर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम. Subscript I and subscript E are representing the properties which are entering and exiting from the control volume. Is equals to mi hi plus qcv minus me he plus wcv. सो ये अब इसमें से डॉट हट चुका है, अब ये पर सेकंड नहीं रहा. तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर ली कि फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होगा. आपने एनर्जी इंटरेक्शन देख लिया, एनर्जी इंटरेक्शन देख लिया, ये रहा एनर्जी इंटरेक्शन टोटल. अभी समझ में नहीं आएगी ये, इस इक्वेशन को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ज्यादा समझ में नहीं आएगी. मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, ऑल्दो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट क्वेश्चंस से आपको मैं समझा दूंगा इस इक्वेशन को और अच्छे से. तो ये है प्रॉपर्टीज में जो चेंज आया है सिस्टम की, प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है उसकी स्टडी हो चुकी है. एनर्जी में एनर्जी इंटरेक्शन जो हुए हैं उसकी स्टडी हो चुकी है. सिस्टम में जो भी मास का, ठीक है, मास का चेंज था उसकी स्टडी हो चुकी है. क्या हमने इसका थर्मोडायनामिक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया? यस. फॉर एनी ओपन सिस्टम, किसी भी ओपन सिस्टम का अब हम थर्मोडायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं. हाँ, इसी को साइंटिफिक भाषा में नाम दिया जाता है थर्मोडायनामिक मॉडलिंग. थर्मोडायनामिक मॉडलिंग मॉडलिंग होती है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स पे. फॉर एग्जांपल ऑटोकैड पे कम होती है, सॉलिड वर्क्स पे ज्यादा हो जाती है. बेस्ट में बेस्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इज एनसिस. मॉडलिंग होती है सॉफ्टवेयर पे, एनालिसिस भी होता है सॉफ्टवेयर पे. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम कॉपी पेन पे इसकी मॉडलिंग करी है हमने, इसका एनालिसिस कॉपी पेन पे करा है. तो इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक मॉडलिंग और थर्मोडायनेमिक एनालिसिस. क्योंकि थर्मोडायनेमिक का मतलब ही है कि सिस्टम की प्रॉपर्टी और एनर्जी इंटरेक्शन कैलकुलेट करके बताओ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो आपने थर्मोडायनेमिक मॉडलिंग कर ली ओपन सिस्टम के लिए. ओपन सिस्टम में आपने स्पेसिफाई करा कि स्टडी स्टेट एनालिसिस कर लिया और अनस्टडी स्टेट एनालिसिस कर लिया. नाउ यू आर वेरी गुड टू गो विद द न्यूमेरिकल्स. सो सी दिस, कंसिडर, सी दिस, स्टडी फ्लो ऑफ एयर. सीपी दे दिया, याद होना चाहिए एयर का. एडियाबैटिक पैसेज, इन एन एडियाबैटिक पैसेज एयर एंटर्स द पैसेज. कोई पैसेज है, मतलब कुछ भी है, इस तरीके का पैसेज है कि एयर ने एंटर करा है 100 किलो पास्कल पे और 500 केल्विन पे. ऊपर देख लो एडियाबैटिक. डायाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर होगा, एडियाबैटिक का मतलब इंसुलेशन चढ़ा दो. लो भैया इंसुलेशन चढ़ा दी. तो एंट्री हुई 100 किलो पास्कल पे 500 केल्विन पे विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड.
एग्जिट पैसेज, एग्जिट पैसेज कितने पे हुई? 510 केल्विन पे। अज्यूम एयर टू बी एन आइडियल गैस, नहीं लिखा होता तब भी हम आइडियल गैस मानते हैं। नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि नेग्लेक्ट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, नहीं लिखा होता, अगर लिखा ही नहीं होता तब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। द पैसेज, पैसेज, ये जो पैसेज है जहां से ये चीज फ्लूड पास हुई है, इसका नाम क्या है? ये डिफ्यूजर है या नोजल है, ये पता लगाना है। इसकी एग्जिट, सिंपल भाषा में अगर मैंने सीई, सीई ये क्या दे दिया है, सी आई, टी आई और पी आई गिवन है, टीई गिवन है, अगर मैंने सीई निकाल दिया तो 49, 79, 179, 249, तुरंत आंसर मेरा आ जाएगा कि क्या है ये। तो देखो, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो, बिल्कुल, एच आई प्लस क्यू सी वी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो मानने हैं, और एडियाबेटिक बोल दिया तो क्यू सी वी जीरो होगा, प्लस सी आई का स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू एच ई प्लस सी ई का स्क्वायर ओवर 2000। तो एच ई और एच आई को अगर किलो जूल पर केजी में लूंगा तो 2000 आएगा, याद है कि नहीं है? तभी आता है 2000। बट एच आई और एच ई निकालने के लिए क्या दे रखा है मेरे को? सीपी, सीपी दे रखा है। चलो मैं आपको ये चीज बाद में बताता हूँ, पहले इसको आप कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको। मेरे को निकालना है सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू एच आई माइनस एच ई प्लस सी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000। सो change in the enthalpy of the system, change in the enthalpy of a system is a function of temperature only, and it can be represented as mcp delta t only for ideal gas, ideal gas के लिए ये लिखते हैं हम डेल्टा एच, डेल्टा एच होती है एम सी पी डेल्टा टी, लेकिन पहली बात तो ये स्मॉल एच लिख रहा हूं तो एम हटा दो, और एच आई माइनस एच ई लिख रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा टी आई माइनस टी ई। क्लियर है? सीपी की वैल्यू दे रखी है 1005 किलो जूल्स में दे रखी है सर, ये जूल्स में दे रखी है, तो यही बात बता रहा था कि ये जूल्स में दे दी है आपको। तो या तो आप यहाँ से 2000 हटाओ, ये भी हटाओ, या फिर यहाँ पे आप किलो जूल्स में कन्वर्ट करते और 2000 लिखे रहने देते। तो अब हमने हटा ही दिया है। इनटू टी आई, टी आई दे रखा है आपको 500 और टी ई दे रखा है 510, तो टी आई माइनस टी ई क्या हो जाएगा? 10, कौन सा? माइनस का 10, प्लस सी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सी आई का स्क्वायर कितना है? 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीई आएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ क्या आ रहा है। वन फिफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10050 इंटू 2 0.5, ये आ रहा है आपका सीई की वैल्यू आ रही है 48.98। देख सकता हूँ 49 आंसर हो जाएगा, 49, इट इज अप्रोक्सीमेटली टू 49। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आंसर हो गया ए। ये डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर का मतलब स्पीड कम होगी, स्पीड कम करता है डिफ्यूजर। तो कितनी कर दी? 150 से घटा के सीधी 49 पहुंचा दी। दिस इज अ डिफ्यूजर। नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। A rigid tank connected through a valve of steam means supplying steam at 1 megapascal and 400 degree Celsius. Heat is transferred from the tank to the surrounding. इस तरीके क्वेश्चन आपको
हर पेपर में दिखते हैं, एवरी पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है इस तरीके के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इसकी फिगर आपको पता होनी चाहिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन की फिगर कैसे बनाते हो। जब भी दिखे कि एक रिजिड टैंक है कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व, मतलब, और इसको पढ़ के आपको अंदाजा हुआ कि जो मेंस सप्लाइंग स्टीम, ठीक है, इसके अंदर सप्लाई करी जा रही है स्टीम, तो ये इसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। फिर फिक्स है, ये हो गया रिजिड टैंक, और यहाँ से आपकी स्टीम एंटर हो रही है 1 मेगापास्कल से और 400 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है, ऐसे ही डायग्राम बनता है। अगर कहीं भी टैंक को किसी पाइपलाइन से या फिर ठीक है कुछ सप्लाई देनी है, तो इस तरीके से ही डायग्राम बना के आप उसको कंटिन्यू करोगे। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टैंक टू द सराउंडिंग, तो इस टैंक से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हुई है, कितनी हुई है, 2000 किलो जूल्स की, 2000 किलो जूल्स की। द वॉल्व इज क्लोज्ड व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ कूलिंग इज, अगर भैया किसी में से हीट निकल जाएगी, किसी में से, यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व का ये सिंबल होता है, धीरे धीरे करके आपको सारे डायग्राम में सिखा दूंगा। ये वॉल्व का सिंबल होता है। पहले बोला गया कि वॉल्व ओपन था, कुछ आया इसमें घुस गया, कितना घुस गया पता नहीं, बस घुसता रहा घुसता रहा घुसता रहा घुसता रहा। फिर इसमें घुसते के दौरान इसमें इसकी हुई कूलिंग, किसकी हुई, सिस्टम की कूलिंग हुई। सिस्टम अगर कूल हो रहा है तो सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट करेगा, कितनी करेगा, 2000 किलो जूल की हीट रिजेक्ट करी है। जैसे ही 2000 किलो जूल की हीट रिजेक्ट हो गई, इस वॉल्व को दोबारा बंद कर दिया गया है। द एनर्जी कंटेंट इन द टैंक, क्या बोला, एनर्जी कंटेंट इन द टैंक इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। तो इस टैंक में कौन सी एनर्जी स्टोर है, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टैंक। कौन सा केस हो गया, स्टडी स्टेट का केस हो गया, स्टडी स्टेट का केस हो गया। नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, हर बार हम नेग्लेक्ट ही करते हैं उनको। तो द मास ऑफ द स्टीम दैट एंटर्स इन द टैंक, कितना मास स्टीम का एंटर हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो एक बार एस ए वो बता देना मेरे को। अभी अभी हमने इक्वेशन डिराइव करी है, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू mi। अच्छा, इसमें से, इस टैंक में से एक ही वॉल्व है, इस वॉल्व का नाम है इनलेट वॉल्व। क्या इस टैंक में दूसरा वॉल्व है, एग्जिट वॉल्व, नहीं, तो इनलेट ही हो रही है, इसमें एग्जिट नहीं हो रही, तो एग्जिट के जो भी टर्म होंगे उनको जीरो लिख दिया जाएगा। तो हमने डिराइव करा था अभी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mi HI प्लस QCV माइनस ME HE प्लस WCV। तो भैया ये तो हो गया जीरो, क्योंकि एग्जिट वॉल्व है ही नहीं। QCV कितनी, टोटल, और पहली बात तो हमको दे दिया है U2 बराबर U1, ठीक है, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस इज सेम। तो U2 माइनस U1 ये जीरो इज इक्वल टू MI HI प्लस MI QCV मतलब टोटल हीट कितनी दे दी है, 2000 किलो जूल्स, प्लस MIHI इज इक्वल्स टू जीरो, MIHI इज इक्वल्स टू माइनस 2000 MI। ओके, ओके, I accept one mistake. When heat is leaving, when heat is leaving, then it is minus। जब हीट सिस्टम में से निकलती है तो वो होती है माइनस। तो आपको यहाँ पे रखना है, देखो या तो आंसर माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आ रहा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, चुपचाप मैग्नीट्यूड ले लो। देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइडेड बाय एंथैल्पी एट इनलेट, ये मास आएगा माइनस में, ये मास आ रहा है माइनस में। तो या तो आप क्वेश्चन देखती समझ जाओ, जो हीट इसमें से रिजेक्ट हुई है इसका मतलब हीट रिजेक्ट है तो वो माइनस में लेनी थी। मास का या तो आप मैग्नीट्यूड ले लो या फिर आप यहीं पे सही कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, और या फिर इसको प्लस प्लस ही लेके रहने दो। लेकिन QCV मैंने आपको बता रखा है कि आपको फॉर्मूला वही पुट करना है, लेकिन ये चेक कर लेना है QCV अगर एंटर हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू रख देना, और लीव हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू, लीव हो रही है कितनी, माइनस 2000, बस।
तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब आपको देखना है कि एंथैल्पी एट इनलेट क्या है। तो इनलेट प्रॉपर्टीज के लिए आपको दे रखा है कि इनलेट प्रेशर और इनलेट टेम्परेचर। फिर आपको एक ये चीज दे रखी है, वाटर के लिए सुपर हीटेड वाटर को स्टीम कहा जाता है। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या होती है स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम क्या है ये सब। अभी ये देखो आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी निकालनी है स्टीम की एट 1 मेगा पास्कल एंड 400 डिग्री सेल्सियस। तो डाटा दे रखा है आपको 400 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल इज टू 1,000 किलो पास्कल। इसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी दे रखी है 3263.9। तो एम आई इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाई 3263.9। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.6127, 0.6127 आ जाएगा आपका। दिस इज द मास जो कि एंटर हुआ है 0.612। ये करेक्ट आंसर है। इसी तरीके के सवाल आपको दिखते हैं पेपर में। तो कुछ क्वेश्चंस और मैं कल कराऊंगा आपको स्टडी फ्लो से रिलेटेड। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जितना कराया है खुद से एक एक डेरिवेशन आपको करनी है। डेरिवेशन नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको खुद से डेरिवेशन करनी है और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो जितने मैंने अभी कराए हैं। उसके बाद कल कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे मूव करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट है, मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आपकी इच्छा है उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, डाउट्स पूछो, वो आपका ठीक है, वो आपका काम है। मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है। टिप ये है आप लोगों के लिए कि सारी डेरिवेशंस आपको खुद से करके देखनी है। डेरिवेशंस कुछ नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब a इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5 + 2 + 7, 5 + 2 + 7 कितना हो गया 14। a इज इक्वल्स टू कहीं लिखा हो a इज इक्वल्स टू 5 + 2 + 7, तो कितना हो गया 14। मैं तुरंत कह दूंगा कि a 5 + 2 + 7 इज इक्वल्स टू 14। तुम आंखें फाड़ के देखते ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। डेरिवेशन तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में कोई भी, प्योर मैथ्स है, प्लस माइनस 1 2 3 ये सब करना है बस हमारे को। तो प्योर मैथ्स जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं आएगी। एक एक डेरिवेशन खुद से करनी है अब आपको। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।